अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 7 का आज हम नॉलेज 7.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक ही एसएलओ है। तो आज के एक ही लेक्चर में वो ख़त्म हो जाएगा। तो मूव करते हैं अपने एसएलओ की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा एसएलओ। सजेस्ट अ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन की मैकेनिज्म को सजेस्ट करना है दैट इज कंसिस्ट with a given rate equation and rate determining step, जो कि मुश्तमिल होती है मतलब जो कि यूं समझ लो ड्राइव की जाएगी विद अ गिवन रेट इक्वेशन। एक रेट इक्वेशन बेसिकली हमें दी जाएगी। उस रेट इक्वेशन की मदद से हमने रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है उसको डिटरमिन करना होगा। एसएलओ जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन मैं इस एसएलओ को पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, पहले मैं वो डील करना चाहता हूं। बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर कल आपने जब लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें आपने इन फैक्टर्स को डिस्कस नहीं किया। तो मुझे लगा कि ये कॉमन सेंस की चीज़ें, इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है फाइनल कंसंट्रेशन, जो कि कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि आप बेसिकली ClO2 को आपने 0.01 से 0.04 में चेंज किया है उसकी कंसंट्रेशन को। ये 4 टाइम कंसंट्रेशन चेंज हुई है। जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा। इसी तरह रफ्तार में जो तब्दीली आई है उसको भी डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा। तो कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ी, रफ्तार भी 4 गुना बढ़ी। इसी तरह पीछे भी मैंने ये डिवाइड किया था तो वहां पे 2 आया था, क्योंकि कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया था फ्लोरीन की और रफ्तार भी डबल हुई थी, इसलिए यहां 2 आया था। एक तो ये बात। सेकंड, दूसरी बात मुझसे पूछी गई थी अबाउट दिस पैराग्राफ। ये किताब में मौजूद है, देखें। ये एक फर्दर रीडिंग है, मतलब कि एंट्रेंस टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया है। एज वी यू नो डैट के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मुराद क्या, आज भी उस पर बात होगी। 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर होता है। तो हाफ लाइफ टाइम का कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन होता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बाय द वे, एक जनरल फॉर्मूला है हाफ लाइफ टाइम का। हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/AN-1। इस जनरल फार्मूले के तहत हम यहां पर, अच्छा यहां पर ए जो है कुछ जगहों पे कैपिटल ए लिखा होता है, साथ में नॉट का साइन लगा होता है, N-1। यहां पर N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करो जीरो ऑर्डर पे तो बेसिकली ये फार्मूला ये बनेगा। कैसे बनेगा, ऑब्वियसली आपने प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके इक्वलिटी और कांस्टेंट भी तो लगाना होता है ना, तो इसलिए बाकी चीजें वहां पर आपको मिलेंगी। तो यहां पर आप n की जगह पे अप्लाई करो 0, ठीक है। जैसे आप n की जगह पे 0 अप्लाई करोगे तो बेसिकली 0-1, 0-1, आंसर इज -1। ए नीचे -1 के ऊपर, ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहां पे देखो टाइम और कंसंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज मेंट बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन से मुराद क्या है कि मिसाल के तौर पे एक मैंने केमिकल लिया है ए और वो है 1 मोल, तो ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। कुछ टाइम बाद ये 1 मोल से हाफ हो गया, मान लीजिए ये हाफ मोल रह गया। अब इसको हाफ मोल होने में टाइम जो लगा होगा वो हाफ लाइफ टाइम है। तो जो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा उसमें हाफ लाइफ टाइम में और कंसंट्रेशन में कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट। यानी जब हाफ लाइफ वालों की हाफ लाइफ, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन वालों में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हाफ लाइफ टाइम भी ज्यादा होगा। जब कंसंट्रेशन कम होगी हाफ लाइफ टाइम भी क्या होगा, कम होगा। तो ये आपने याद रखना है कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेट। अच्छा, ये क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपने हाफ लाइफ मेथड की मदद से ए की वैल्यू निकालना सीखा था आपने, और उस केस में आपने फर्स्ट ऑर्डर को यूज किया था, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो। तो अगर किसी और ऑर्डर की मदद से भी आपने के की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आपको हाफ लाइफ टाइम बता दिया जाए और इनिशियल कंसंट्रेशन बता दी जाए तो देन आप के की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो फिर इस इक्वेशन को यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो इसको यूज करेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज किया।
अगेन n की जगह पे अप्लाई किया, n की जगह पे अप्लाई किया 1, 1 माइनस 1 आंसर इज 0। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो चीज वैसे ही खत्म हो जाती है। अगर आप देखो तो हाफ लाइफ टाइम बराबर है 0.693, जो कि आपको पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। नेचुरल लॉग 2 याद होगा आपको, जब मैंने इनिशियल रेट कांस्टेंट पढ़ाया था वहां पर भी ये चीज मैं आपको रिकॉल लिंक पर्पस के लिए दिखा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। ये देखें, ये देखें यहां पर आपको बताया था, ठीक है, ये यहां पर मैंने सारा कॉन्सेप्ट भी यूज किया था। तो ये सिर्फ दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको किसी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से के की वैल्यू निकालनी हो तो उसका पता हो। जी, तो इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम का कंसंट्रेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मसलन ज्यादातर रेडियो एक्टिव केमिकल जो होते हैं वो उनका ताल्लुक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से होता है। क्या मतलब है इसका? अगर आपने 1 किलो रेडियो एक्टिव केमिकल लिया है तो वो आधा किलो रह जाएगा, आधा किलो से भी आधा होगा, तो हर दफा हाफ लाइफ टाइम का टाइम फिक्स रहेगा। टाइम ऑफ हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। यानी कुछ भी कंसंट्रेशन हो, टाइम पीरियड हाफ होने का फिक्स रहेगा। यानी टाइम और कंसंट्रेशन में कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा हमेशा कब होता है? जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। जब जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होंगे स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को आप यूज करोगे और इसी इक्वेशन को यूज करने के बाद आप n की जगह पे सेकंड ऑर्डर के लिए 2 अप्लाई करोगे। 2 माइनस 1 आंसर इज 1। तो आप देख सकते हो ये ए नॉट के ऊपर 1 लिखा हुआ है। ये नॉट आप इग्नोर भी कर दें, कोई इशू नहीं, क्योंकि कुछ बुक्स में नॉट लगा होता है, कुछ में नहीं लगा हुआ, इसलिए आप इसको इग्नोर भी कर दें। कुछ बुक्स में स्मॉल ए से लिखा होगा कंसंट्रेशन को। बहरहाल टाइम पीरियड में और कंसंट्रेशन में इनवर्स रिलेशन हो, मसलन जब केमिकल की मिकदार ज्यादा हो उसको डिकम्पोज होने में टाइम कम लगेगा, जैसे मिकदार कम होगी टाइम डिकम्पोज होने का ज्यादा। डिकम्पोज होने का मतलब ब्रेक डाउन होने का, हाफ होने का। तो सिंपल लफ्जों में बात करूं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है और उसने प्रोडक्ट में जाना है, तो रिएक्टेंट 1 मोल था, तो तकरीबन तकरीबन 100 सेकेंड के बाद 100 सेकेंड के बाद ये हाफ मोल रह गया। ठीक है, ये रिएक्टेंट 1 मोल से हाफ मोल रह गया, तो 100 सेकेंड इसकी हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ। अब हाफ मोल से भी मजीद इसने हाफ होना होगा जब, तो तब ये 100 सेकेंड नहीं लगाएगा, 200 सेकेंड लगाएगा, टाइम ज्यादा लगाएगा क्योंकि अब इनिशियल कंसंट्रेशन कम है। अगर यहां पर भी 100 सेकेंड लगते तो फिर ऐसा करने पे इसका ताल्लुक फिर किससे होना था? फर्स्ट ऑर्डर से होना था। सेकेंड ऑर्डर वाले में क्या होता है? टाइम और कंसंट्रेशन में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। और थर्ड ऑर्डर में सेम इसी तरह यहां पे 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा। बाकी आप जैसे 1/k यहां पर कांस्टेंट है, 3/2 1.5 ओवर के, यानी 3/2 इज 1.5 ओवर के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 3/2 की जगह 1.5 लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हो सकता है। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात क्या है? कंसंट्रेशन और टाइम पीरियड में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स, लेकिन विद स्क्वायर के साथ। ये इंफॉर्मेशन है, इसकी मदद से आप अगर आप एंट्रेंस टेस्ट में ये फार्मूला आ जाए तो आपको ये हेल्प आउट करेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज के एसएलओ पे मूव करते हैं जिसमें हमने मैकेनिज्म डिटरमिन करनी है। बहुत आसान एसएलओ, इसमें केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपके साथ एक ऐसी सिंपल एग्जांपल डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपके साथ किताब वाली एग्जांपल डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स मान लीजिए मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, किन स्टेप से गुजरा होगा, वो मुझे पता करना है। और उसको पता करने के लिए सबसे पहले मैं करता हूं कि मैं इसकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि आप चैप्टर 8 में लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक पढ़ोगे, उसको लिखता हूं। बराबर है के एक्टिव मास ऑफ NO, एक्टिव मास ऑफ NO, इसके ऊपर पावर आएगी 2, क्योंकि जो भी नंबर होता है यहां पर वो यहां पर लिख देते हैं। ये जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके मुताबिक हम ये कर रहे हैं। ओके,
लेकिन ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, इट इज नॉट अ रेट लॉ, इट इज नॉट अ रेट इक्वेशन, ये रेट इक्वेशन नहीं है। कल मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि रेट लॉ यानी कि रेट इक्वेशन को बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। ये इक्वेशन जो आपने बनाई है, ये तो आपने बनाई है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, और लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो सिंपल ये बताता है कि रिएक्टेंट का एक्टिव मास ज्यादा कर दो तो रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसको हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर 7 के अंदर रिएक्शन की काइनेटिक्स को डिस्कस करना है, यानी कि हमने रेट लॉ बनाना है। तो याद रखिए, अगर किसी इक्वेशन को देख के रेट इक्वेशन लिखी हुई है तो वो रेट इक्वेशन नहीं है, वो बेसिकली थ्योरेटिकल इक्वेशन है जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रेजेंट करती है। हमें नहीं ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये डेटा चाहिए और उस डेटा की बेस पे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो डेटा के अंदर क्या करेंगे, दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट को R1 कह दो और दूसरे रिएक्टेंट को R2 कह दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने NO, जिसको मैंने रिएक्टेंट 1 कहा, फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मैंने उसकी मिकदार को फिक्स रखा, और जबकि हाइड्रोजन की मिकदार को मैंने ग्रेजुअली डबल और डबल से ट्रिपल किया। जब मैंने मिकदार को डबल किया तो रिएक्शन की स्पीड भी डबल हो गई। जब मैंने मिकदार को ट्रिपल किया तो रिएक्शन की स्पीड भी ट्रिपल हो गई। 0.025 को डबल करो 0.050 आता है, 0.025 को ट्रिपल करो 0.75 आता है। तो दिस इज 2x एंड दिस इज 3x। तो यहां से मैं कंक्लूड करूंगा, क्या कंक्लूड करूंगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं डायरेक्ट को खत्म करके इक्वालिटी और कांस्टेंट लगा देता हूं, रेट कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, दिस इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। और दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट विथ स्क्वायर, क्योंकि देखो ना, मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं, स्पीड ज्यादा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्क्वायर के साथ स्पीड ज्यादा नहीं हो रही, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगले 3 एक्सपेरिमेंट्स में मैं हाइड्रोजन की मिकदार को फिक्स करूंगा और NO की मिकदार को डबल और डबल से ट्रिपल करूंगा। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की मिकदार को कांस्टेंट रखा और जो रिएक्टेंट 1 था उसको मैंने डबल ट्रिपल किया। तो गौर करो, 0.063, कैलकुलेटर हाथ में रखो, आप इसको 0.063 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.024। इसका मतलब मिकदार डबल की लेकिन स्पीड 4 गुना बढ़ गई। अब मिकदार जब मैंने ट्रिपल की तो आप 0.063 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 0.056 आएगा, मतलब मिकदार ट्रिपल की तो स्पीड 9 गुना बढ़ गई, यानी स्क्वायर के साथ इजाफा हो रहा है। तो यू कैन से डैट के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में जो NO है वो विथ स्क्वायर पार्टिसिपेट कर रहा है। दिस इज रेट लॉ, दिस इज रेट लॉ जो हमने कल पढ़ा था। अब इस रेट लॉ के अंदर आपको अगर कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कल भी निकाला था, 2 और 1 को आपने प्लस करना है तो आंसर आएगा 3, एंड दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक हो गया। अब इससे, इस रेट लॉ से मुझे रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे पता चलेगी, यही हमारा SLO है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक मैं कैजुअल एग्जांपल दे रहा हूं कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं किसी एक डेस्टिनी से किसी दूसरी डेस्टिनी तक, तो पूरी डेस्टिनी के अंदर कुछ एरियाज ऐसे आते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा यहां से यहां पहुंचने का। लेट से ये स्मूथ रोड है, ये भी स्मूथ रोड है, नो ट्रैफिक, ये भी स्मूथ रोड है, नो ट्रैफिक। ये 2 एरियाज ऐसे हैं जहां ट्रैफिक है। तो इस पूरे प्रोसेस में 2 तरह के ट्रैक है, फास्ट ट्रैक है एंड स्लो ट्रैक्स हैं। जो रेड कलर वाले हैं, जो मैं येलो कलर के कर रहा हूं, ये स्लो ट्रैक्स हैं, और जो ब्लैक कलर वाले हैं वो फास्ट ट्रैक है। तो दरअसल A B में कितनी जल्दी कन्वर्ट होगा, इट्स डिपेंड्स अपॉन स्लो ट्रैक में कितना जल्दी ये रिएक्शन जल्दी गुजरता है, यानी स्लो स्टेप्स जो हैं वो कितना जल्दी होते हैं, स्लो स्टेप्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, ये मैटर करता है। सिमिलरली जब एक रिएक्शन होता है तो दरअसल एक रिएक्शन के 2 तरह के स्टेप होते हैं, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप। हमेशा स्लो स्टेप रेट डिसाइडिंग स्टेप होता है, जो रफ्तार को डिटरमिन करता है। उसमें अगर आप गौर करो तो बेटा ये चीज मैंने यहां से सीख ली थी कि अगर NO स्क्वायर के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब उसके
2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, 2 मोल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, इस तरह समझ लो, 2 मॉलिक्यूल कह दो, या इस तरह कह लो जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है उसे डबल अमाउंट में NO यानी जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और स्लो स्टेप में। इट्स जस्ट लाइक कि बस खड्डे में फंस गई है, बस में 50 लोग बैठे हैं, लेकिन उस खड्डे में से निकालने के लिए बस में से 3 लोग निकले। काम के लोग तो 3 है, जिसने बस को खड्डे में से निकाला और बस आगे चली, बाकी तो बस में बैठे हुए हैं। सिमिलरली रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है उसमें कौन काम आ रहा है, उसमें कौन रिएक्ट कर रहा है, वही तो काम करेगा, वही तो रिएक्शन को चलाएगा। फास्ट स्टेप तो वैसे जल्दी हो जाता है। ये देखो, तो स्लो स्टेप पे पता चला कि इसकी डबल कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है और इसकी सिंगल कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है। अब ये चीज कंफर्म होती है इस डेटा से। कैसे इस डेटा से कंफर्म होती है? इस डेटा के मुताबिक, जैसे आपने देखा, अभी आपको प्रूफ भी करके बताया कि ये स्क्वायर के साथ पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका मतलब स्लो स्टेप में इसकी डबल कंसंट्रेशन आएगी। और ये 1 मॉलिक्यूल के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में, तो उसकी सिंगल आएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बोला जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। मींस के स्लो स्टेप के ऊपर ही रेट ऑफ रिएक्शन का दारोमदार होता है। तो इस इक्वेशन से मुझे पक्का पता चल गया कि जो इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा उसमें इसके डबल कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है और इसके मुकाबले में सिंगल कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है। तो मैं अब जब मैकेनिज्म बनाऊंगा तो इसकी डबल कंसंट्रेशन लिखूंगा, इसकी सिंगल। अच्छा, रिएक्शन के नतीजे में अब मैं रिएक्शन को प्रिडिक्ट करूंगा। ऑब्वियसली होगा क्या, बेसिकली यहां पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर N2O2 बनाएंगे और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। बाद में फौरन अगले ही लम्हे H2O2 फौरन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। दरअसल रिएक्शन में 2 मोल हाइड्रोजन यूज हो रहा है और कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O2 में। ये फास्ट ट्रैक है, ये नहीं रेट डिसाइड करता। रेट डिसाइड करने वाला स्लो स्टेप था। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक और डेफिनेशन आ गई। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच टेक्स प्लेस या विच कैन टेक पार्ट इन स्लो स्टेप, इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप में, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हिस्सा लेने वाले मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होती है वही होता है रिएक्शन का ऑर्डर। जैसे यहां पर 3 है तो यही रिएक्शन का ऑर्डर है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने ये रिएक्शन की मैकेनिज्म बना दी, स्लो स्टेप के साथ और फास्ट स्टेप के साथ। एक और मिसाल जो किताब में, ये देखिए, एक बड़ा मशहूर रिएक्शन है आयोडीन क्लॉक रिएक्शन। अब इस आयोडीन क्लॉक रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, जरा ये टेक्स्ट को पढ़ लें। इन आयोडीन क्लॉक रिएक्शन इज अ क्लासिकल केमिकल रिएक्शन दैट डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स, जो अक्सर लैब्स के अंदर रिएक्शन काइनेटिक्स को समझाने में काम आता है। एंड द मैकेनिज्म, उसमें उसकी मैकेनिज्म कैसे है। इट इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि H2O2 होता है एंड आयोडीन आयन, जिसे हम आयोडाइड आयन भी कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की मौजूदगी में होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। दिस केस स्टडी विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड थ्योरेटिकल कंसिडरेशन। एक्सपेरिमेंटल डेटा के मुताबिक रिएक्शन तो ये है, बेसिकली H2O2 2 आयोडाइड के साथ मिलता है, 2H+ बनाता है, मतलब सॉरी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 आयोडाइड आयन के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। H+ आयंस केम फ्रॉम एसिड और मिलकर आयोडीन बनता है और साथ में 2H2O बनता है। अब ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। इस रिएक्शन की अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि चैप्टर 8 में पढ़ना है उसके मुताबिक ये बनता है H2O2 एक्टिव मास ऑफ आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन 2, इसके ऊपर पावर आएगी 2, जो यहां पे होता है वो ऊपर आ जाता है, एंड हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर ऊपर आ जाएगी। अब मुझे नहीं ये चाहिए, इससे नहीं पता चलता रिएक्शन का कुछ भी, मतलब एक जनरल परसेप्शन तो मिल जाती है लेकिन इट इज नॉट अ रेट लॉ। मुझे रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है रेट लॉ। रेट लॉ के मुताबिक आयोडाइड आयन विद पावर 1 पार्टिसिपेट करता है, H2O2 विद पावर 1 पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब इस रिएक्शन के जो 2 स्टेप हैं, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप,
मुझे पता चल गया है कि स्लो स्टेप में कितने लोगों ने हिस्सा लेना है, कितने मॉलिक्यूल्स ने हिस्सा लेना है, बाकी के मॉलिक्यूल सारे के सारे फास्ट स्टेप में आएंगे। मुझे पता चल गया है कि H2O2 उसका मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा और आयोडाइड का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, इसका आयन पार्टिसिपेट करेगा। अब जरा गौर करो। नेक्स्ट ये देखो, ये रिएक्शन है, दिस इज स्टेप नंबर 1 जो कि स्लो है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। गौर करो, वही हुआ ना, एक H2O2 एक आयोडाइड। तो दरअसल होगा क्या, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ H2O2। तो दरअसल होगा क्या, ये आयोडाइड और HO आपस में मिलके HO आयोडाइड यानी ये वाला एक केमिकल बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पीछे क्या बचेगा, शाबाश, OH माइनस, OH माइनस। ठीक है, ये बनेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, दिस इज स्लो स्टेप, दिस इज स्लो स्टेप। स्लो स्टेप के अंदर हुआ क्या है कि H2O2 आयोडाइड के साथ मिलकर HOI बनाएगा और साथ में बनाएगा OH माइनस। नेक्स्ट हमारे पास जो फास्ट स्टेप है, जो रिएक्शन की रफ्तार को डिटरमिन नहीं करता, वो फौरन क्या करेगा, पहले स्टेप में बनने वाला HOI, क्योंकि आपने पढ़ा था ना आयोडाइड 2 है, पीछे पढ़ा ना आयोडाइड 2 है, दिस इज 2 आयोडाइड्स, एक तो यूज हो गया स्लो स्टेप के अंदर, दूसरा बचा हुआ है, तो वो जो दूसरा बचा हुआ है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और इससे आयोडीन लेके क्या बनाएगा, I2, और अगेन OH माइनस आजाद हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में OH माइनस, आपको याद है एसिड के 2 H प्लस भी डाले थे, एसिड के 2 H प्लस भी डाले थे, वो एसिड के 2 H प्लस इन 2 OH के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, 2H2O। तो दरअसल स्टेप 2 और स्टेप 3 फास्ट रिएक्शन, फास्ट स्टेप्स हैं, और जो हमारे पास स्टेप 1 है वो स्लो स्टेप है जो रेट को डिसाइड करता है। इसी ने टाइम लेना है, इसी के अंदर कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, वही रिएक्शन का ऑर्डर है। अगर मैं आपको कहूं क्या है रिएक्शन का ऑर्डर, आप स्लो स्टेप से देख के भी बता सकते हो सेकंड ऑर्डर, आप पीछे वाले इसको भी देख के बता सकते हैं सेकंड ऑर्डर। ओके, दोनों से, यानी इससे भी देख के बता सकते हैं सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, ओके, ये समझ आ गया आपको। ओके, अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अब इन तीनों स्टेप्स का एक सिंगल स्टेप बनाना है आपने, सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसे बनेगा सिंगल स्टेप रिएक्शन, पता है आप सबको कि जो प्रोड्यूस होता है आगे अगर रीयूज हो जाए कैंसल, ठीक है, जो चीज प्रोड्यूस होती है रीयूज हो जाए कैंसल, OH OH कैंसल, क्या बचा, शाबाश, H2O2 प्लस एक आयोडाइड 2 आयोडाइड प्लस 2 आयोडाइड प्लस 2H प्लस, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड किया, फाइनली यू विल गेट I2, फाइनली यू विल गेट 2H2O। तो इस कंप्लीट रिएक्शन की मैंने मैकेनिज्म्स को डीकोड कर लिया, मुझे पता चल गया स्लो कौन है, स्लो स्टेप को मैंने एनालाइज करना है और बाकी फास्ट स्टेप को मैंने फिर कंक्लूड करना होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ की मदद से, जिसे हम रेट इक्वेशन भी कहते हैं, उसकी मदद से रिएक्शन के मैकेनिज्म को डीकोड करते हैं। लास्ट पे यहां पर भी आपको पता है इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सम करोगे, स्लो और फास्ट को सम करोगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में 2NO के साथ मिलकर N2H2O बना, 4NH2O, सेकंड H2 के साथ मिलकर 2H2O बन गया, ये कट गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कट गई, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कट गई, पीछे क्या बचा है, शाबाश, 2NO प्लस 1N1 2H2, 2H2 में से एक स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, फास्ट स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड यू विल गेट 2H2O प्लस N2। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। इस ओवरऑल रिएक्शन को मैंने डेटा की मदद से इसका स्लो और फास्ट ट्रैक में क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है क्योंकि आपको थोड़ा सा केमिकल को डीकोड करने में अभी आपकी इतनी एक्सपर्टी नहीं है, लेकिन SLO क्या था कि रेट लॉ, जो इक्वेशन दी जाएगी, डेटा की मदद से जो इक्वेशन बनाई जाएगी, उस इक्वेशन की मदद से रिएक्शन की मैकेनिज्म को प्रिडिक्ट करना है। 2 एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं किताब में, टेस्ट योरसेल्फ में 2-3 सवाल और पूछे हुए हैं, उनको सॉल्व करें। अगर आपसे नहीं होते तो आप मेरे से पूछें, फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अभी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। क्लियर है जी, ओके जी।